Hey friends, so welcome back to our e-learning platform Origins eShala. So last lecture में हमने एक चेन रिएक्शन के टाइप यानी uncontrolled and controlled and multiplication factor and how multiplication factor plays an important role in the starting, steadily running and shutting down a nuclear reactor. इतना सब देख लिया था. So you know what? Today I was expecting that yes. हर बार की तरह लेक्चर स्टार्ट करना हुआ नहीं और you know these guys they will call just at the beginning of lectures every time. Let's see what issue they have this time around. Let's check it out. सर एडविन बोल रहा हूँ सर. चेन रिएक्शन तक तो सब समझ आ गया, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कंट्रोल अनकंट्रोल वगैरह वगैरह, स्टार्टिंग स्टॉपिंग. लेकिन सर हमारे क्विज में हमारे सर ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ऊपर से था सर, लेकिन आपने वो पढ़ाया नहीं, ये दिखा नहीं वो सर अभी तक लेक्चर में कि वो सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉइल रिएक्टर सर वो क्या होते हैं सर, वो समझा तो अच्छा रहता ना. हमारे अगले क्विज में ऐसा कुछ आ गया तो पढ़ने के लिए या क्वेश्चन आंसर में के लिए. So yeah, जैसे ही आप लोगों ने सुन ही लिया होगा इनका क्वेरी या क्वेश्चन जो भी था, that there is something called subcritical, critical and supercritical relating to this multiplication factor and chain reaction that we studied in the last session, and they believe it was left out. It was not actually left out, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया it was a prerequisite for the topic that you are asking and it was going to be conducted anyways on today. So let's try to understand what these topics are. Basically हमने देखा था लास्ट सेक्शन में कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है तीन वैल्यूज हो सकती है, एक तो इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1. तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टार्टिंग के टाइम k is greater than 1 to provide sufficient power for the startup. Then during running condition it is equal to 1 to keep it in the steady state, and at the time of shutdown it is less than 1 to keep decreasing the number of neutrons gradually so that the process closes down or shuts down. अब बेसिकली होता क्या है कि हर न्यूक्लियर रिएक्टर जरूरी नहीं कि इसी तरह से काम करे, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कैन बी यूज्ड. जरूरी नहीं कि हर बार यूरेनियम 235 ही यूज हो. ऑफ कोर्स यूरेनियम 235 ज्यादा यूज होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट विल बी यूज्ड. देयर आर सम रिएक्टर्स व्हिच वर्क ऑन डिफरेंट फ्यूल्स. तो कुछ फ्यूल्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेस देन 1 देते हैं. इन दैट केस फॉर ईच जनरेशन स्टेज यू हैव टू सप्लाई these न्यू न्यूट्रॉन्स एक्सटर्नली और फ्रॉम अदर सोर्स. तो ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें हर एनर्जी जनरेशन के स्टेज में आपको एक्सटर्नली न्यूट्रॉन सप्लाई करने हैं, दीज रिएक्टर्स are called subcritical nuclear reactors, जिनमें k की वैल्यू always less than 1 होती है. क्योंकि न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं जनरेशन में बट वो प्रीवियस जनरेशन में बने नहीं थे, हमने एक्सटर्नली एक्स्ट्रा सप्लाई किए हैं, सो दैट्स व्हाई. सिमिलरली जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि स्टेडी चेन मेंटेन थी थ्रू आउट द प्रोसेस बीच के रीजन में रनिंग कंडीशन में, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 रहेगा. अब सिमिलरली आपको अंदाजा लगे गया होगा कि सब क्रिटिकल आ गया जिसमें k लेस देन 1 था, क्रिटिकल आ गया जिसमें k इक्वल टू 1 था, तो ऑब्वियसली जिसमें k ग्रेटर देन 1 होगा दैट विल बी सुपर क्रिटिकल. बट माइंड वेल, ये जो सुपर क्रिटिकल टर्म है बहुत कंफ्यूजिंग होता है, एंड इन इंडस्ट्री इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ओनली, बिकॉज सुपर क्रिटिकल टर्म जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के और भी क्लासिफिकेशन के टाइप होते हैं, उसमें जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे वर्क करने वाला होता है रिएक्टर, उसको भी हम सुपर क्रिटिकल रिएक्टर बोलते हैं. उसमें पानी जो यूज होता है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, उसका प्रेशर सुपर क्रिटिकल प्रेशर होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल. बट हियर यहां पर ऑन बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम उससे बोल रहे हैं सुपर क्रिटिकल, यानी उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, बिकॉज प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में इस स्टेज में ऑलवेज न्यूट्रॉन्स जो होंगे ज्यादा ही बनेंगे.
सो आई थिंक यू आर गेटिंग द गेस्ट ऑफ इट। अब फ्यूल की बात आ गई है और इस क्रिटिकल सब क्रिटिकल की भी बात आ गई, तो एक और बात बता देता हूँ। जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका एक, मैंने आपको पहले भी बोला था, फ्यूल रॉड होता है, उसका बंडल होता है, राइट। तो जो एक फ्यूल बंडल की क्वांटिटी होती है जिसपे सक्सेसफुली आप एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन ऑब्टेन कर सकते हो, उस क्वांटिटी को या उस मास ऑफ फ्यूल को हम कहते हैं क्रिटिकल मास या क्रिटिकल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर, पर्टिकुलर डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्योंकि हर न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन अलग हुई, उसका जो रिक्वायर्ड मास होगा वो भी अलग होगा। सो दैट इज क्रिटिकल मास और क्रिटिकल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन द मास। सिमिलरली अब जो फ्यूल रॉड होते हैं उनका बेसिकली डायमीटर सिलिंड्रिकल शेप होता है, जिन्हें हम बाद में बकल अप करके साथ में डिप करते हैं, दैट इज अ फ्यूल बंडल। अब ये जो फ्यूल रॉड्स के सिलिंडर्स होते हैं इनका खुद का एक डायमीटर होता है और एक कोर होता है, कोर साइज। तो जो कोर साइज रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए, दैट कोर साइज फॉर सक्सेसफुल चेन रिएक्शन ऑफ कीपिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 is also known as critical size of nuclear fuel. Critical size और पहले हमने देखा critical quantity या critical mass. So keep this in mind along with these types of nuclear reactor to for easy memorization. क्योंकि obvious बात है, critical सब critical उसके साथ ही याद रखना होगा तो आपको थोड़ा easy लगेगा. So हमने nuclear fuel, critical सब critical etc की बात कर ली है, तो न्यूक्लियर फ्यूल को स्टार्ट कर दिया है तो टॉपिक आधा अधूरा क्यों रखे, पूरा ही कवर कर लेते हैं। सो आज के टॉपिक में हम इन डेप्थ न्यूक्लियर फ्यूल्स और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूल? हाँ, ये जानता हूं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आप मटेरियल यूज करते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, वो सब न्यूक्लियर फ्यूल है। बट how do we identify that yes uranium, thorium, plutonium इनको हम nuclear fuel बोल सकते हैं? Because they have a certain property. And what is that property? That they are the materials on which when we use thermal neutrons they can undergo nuclear fission reaction. ये टर्म आपके डेफिनेशन में डेफिनेटली आने चाहिए। That ऐसा एक मटेरियल जिसपे अगर आप थर्मल न्यूट्रॉन्स इम्पिंच करो या यूटिलाइज करो केमिकल रिएक्शन के अंडरगो करने के लिए, then that material can undergo a nuclear fission reaction. Then only you can call it a nuclear fuel. So lead, thorium, plutonium, uranium, ये सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसपे आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो and it is a valid on them. So let's move on to next terms related to these fuels. So here is our first terminology. फिशनेबल मटेरियल। सो बेसिकली है न्यूक्लियर फ्यूल ही, बट एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिशनेबल मटेरियल। सो कौन से न्यूक्लियर फ्यूल के मटेरियल्स को हम फिशनेबल बोल सकते हैं? सो ऐसे मटेरियल जिनका न्यूक्लियस अगर आप न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करोगे तो वो रेडीली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कर देंगे। These are फिशनेबल मटेरियल, यानी फिशन हो सकता है जिनका डायरेक्टली बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसके एग्जांपल में क्या क्या है? अब यूरेनियम 233 एंड यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, ये हमारे जो मटेरियल्स है वो डायरेक्टली फिशन रिएक्शन में पार्टेक हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म। सो फर्टाइल मटेरियल आता है नेक्स्ट टर्म। अब फर्टाइल मटेरियल क्या है? बेसिकली फिशनेबल मटेरियल क्या था? जो फिशन रिएक्शन कर सकता है। तो फर्टाइल मटेरियल क्या होगा? जो फिशन रिएक्शन रेडीली नहीं कर सकता, रेडीली यानी तुरंत, बट दे हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू द फिशनेबल मटेरियल। यानी अभी आप उनको डायरेक्ट फिशन रिएक्शन में पार्टेक नहीं करा सकते, बट उनपे एक रिएक्शन या दो रिएक्शन करके यू कैन कन्वर्ट देम इनटू फिशनेबल मटेरियल। अब इसके एग्जांपल क्या है? सो अब ये इसके एग्जांपल यहां से मिल जाएंगे। फर्स्ट 235 रहने देते हैं, 233 एंड 239 रहते हैं। अब इसमें से एक न्यूट्रॉन कम कर देता हूं तो 232 हो जाएगा। अब 232 किसका नंबर है? दैट इज थोरियम। सो थोरियम इज वन एग्जांपल, क्योंकि आप इसमें एक न्यूट्रॉन का केमिकल रिएक्शन कराओगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम 233। सिमिलरली
प्लूटोनियम 239 पे है, तो अगर इसमें एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा तो 38 यूरेनियम बन जाएगा, यानी U238। इसको भी हम एक फिशनेबल मटेरियल प्लूटोनियम में बाय प्रोवाइडिंग 1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। नाउ अब इस आई होप ये सारे जो डेफिनेशन है आप नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज in reference books you might not get a clear cut out definition for your answers, because reference book है, so in depth दिया होता है सब कुछ, so they might not be suitable for your answers or you might not be able to remember the main keywords for answer। तो एटलीस्ट आप याद रखिए कि इतने जो वर्ड्स हैं लाइक पोटेंशियल, फिशनेबल, कन्वर्जन, इस टाइप के बेसिक जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपके डेफिनेशन में डेफिनेटली आने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म। सो ये भी गो, अब फिशनेबल और फर्टाइल मटेरियल देख लिए हैं और ये भी पता चल गया है कि फर्टाइल को हम फिशनेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट अबाउट द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट द फर्टाइल टू फिशनेबल मटेरियल, राइट? दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली पोकेमॉन देखा होगा, कई सारों ने देखा होगा, इनफैक्ट मैंने भी देखा, चलो छोड़ो। उसमें आता है पोकेमॉन ब्रीडर। क्या करते हैं वो? पोकेमॉन को बड़ा करते हैं, उनको इवॉल्व कराते हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पे फर्टाइल को फिशनेबल में इवॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। सो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232, इनमें अगर मैं न्यूट्रॉन ऐड करता हूं देन दे विल बी कन्वर्टेड टू फिशनेबल मटेरियल प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि 238 is not a fissionable material but it is a fertile material। और ये भी जान लीजिए कि नेचुरली अर्थ में से जो यूरेनियम मिलता है उसमें ग्रेटर देन, यानी इनफैक्ट 95% से भी ज्यादा 238 होता है, यानी मिलता तो पूरा मिक्सचर है, उसमें 238 भी होता है, 233 भी होता है, 235 भी होता है, यूरेनियम की बात कर रहा हूं। पर उसमें 97%, 95% इतनी हाई क्वांटिटी में ये होता है जो हमारे किसी काम का नहीं, सैडली। जो हमारे काम का है ये, वो कुछ 1% से भी कम मात्रा में होते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट देम यूजिंग द ब्रीडिंग प्रोसेस। और इनफैक्ट जो रिएक्टर्स भी कुछ ऐसे स्पेशल डिजाइन किए गए हैं वो इन फ्यूल्स को यूज करेंगे, यानी फर्टाइल मटेरियल को यूज करेंगे, सॉरी ये इसको यूज करेंगे एंड उसमें वो इसको फिशनेबल में कन्वर्ट भी कर देंगे एंड चेन रिएक्शन भी कर देंगे, बट कंडीशन इज उसमें थोड़ा सा फिशनेबल मटेरियल पहले से होना चाहिए। सो यूरेनियम 235 के रिएक्टर में क्या होता है कि हर एक जनरेशन में कई सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, बट only 2.5% are actually allowed to be utilized for the some other purpose, because जैसे कि मैंने कहा हर एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी एंड एनर्जी इज टू मच टू बी सस्टेन्ड बाय करंट टेक्नोलॉजी ऑफ मटेरियल्स। क्योंकि इतनी सारी एनर्जी, लालच आता है इंसान के मन में, बट उसको सस्टेन नहीं कर सकते बिकॉज रिएक्टर की पूरी बिल्डिंग पिघल के बचेगा नहीं कुछ वहां पे। सो लालच बुरी बला, लालच नहीं करना है, कीप इट इन कंट्रोल। ओनली 2.5% न्यूट्रॉन्स को हम फ्री रखते हैं, बाकी के 97.5% हम पर्पसफुली एब्सॉर्ब कर लेते हैं बाय मींस ऑफ सम टेक्नोलॉजी दैट यू विल कम टू नो अराउंड। मॉडरेटर है, कूलेंट है, टेक्नोलॉजी है जो एब्सॉर्ब कर लेती है एक्सेस न्यूट्रॉन्स को। अब ये जो 2.5% न्यूट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं उसमें से भी वापस 0.9% निकाल लो, वो 238 यूरेनियम के फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। यानी यूरेनियम 235 भरा पड़ा है और कुछ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हो गए हैं, तो इसमें से सिर्फ 0.9% जो है वो इनफ है जो उस अवेलेबल 235 को 238 में कन्वर्ट करे। पूरे को नहीं करेंगे बट जो भी पॉसिबल होगा उतनी क्वांटिटी को 238 में कन्वर्ट करेंगे एंड यू विल गेट अ फिशनेबल मटेरियल जस्ट लाइक दैट, अ हायर क्वांटिटी फिशनेबल मटेरियल। क्योंकि 235 तो ऑलरेडी फिशनेबल मटेरियल है, बट उसके साथ हमने एक्चुअली 238 के लिए किया है, राइट? सो 238 का ये जो है इसको फिशनेबल में कन्वर्ट करना है। माइंड वेल कि पूरा बंडल 238 का बना हुआ है, बट
उसमें कुछ अमाउंट 233 एंड 235 का है. So this 0.9% of electrons will convert this 238 to this. ये रिएक्शन आप बेसिकली कैरी ऑन होने वाला है. अब जो 1% बाकी रहेगा वो क्या करेगा, वो इस 235 की ऑलरेडी चल रही चेन रिएक्शन को और आगे कंटिन्यू करेगा. बिकॉज ऑब्वियसली 233 है तो कुछ 238 बनने से पहले 235 भी तो बनेगा, राइट? तो 235 जैसे ही बनेगा वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी, वहीं पे कंटिन्यू हो जाएगी. और जो फिर भी एक्स्ट्रा बचेगा वो 238 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको 238 फिशनेबल मटेरियल भी मिल गया, चेन रिएक्शन भी कंटिन्यू हो गई. अब 0.9 एंड 1.9, सो 2.5 में से 1.9 यूटिलाइज हो गए. बाकी बचे 0.6%, वो हम अनपर्पसफुली, यानी हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि कुछ किसी भी प्रोसेस में कुछ ना कुछ लॉस होते हैं. सो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ 0.6% न्यूट्रॉन्स वो कूलेंट और मॉडरेटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो हम पर्पसफुली नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ ब्रीडर रिएक्टर वर्क्स कि फर्टाइल को फिशनेबल भी कर दिया, एनर्जी भी रिलीज कर दी एंड यू गेट द गेस्ट ऑफ इट. बेसिकली आपके जो एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसका जो ब्रीडर होता है वो कैसे ब्रीडर और स्टोरेज साथ में ही होता है बेसिकली, कभी कभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में. उसी टाइप का लॉजिक यहाँ पे इन्होंने बिठाया कि ब्रीडर और रिएक्टर को कंबाइन करके एक बना दिया है ताकि ब्रीडिंग भी वही कर सकते. फिशनेबल को फिशनेबल को क्यों फर्टाइल में करेंगे हम लोग, फर्टाइल को फिशनेबल में कन्वर्ट कर देंगे एंड एनर्जी भी वही रिलीज कर देंगे. सो यू गेट समवट कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड एफिशिएंट लेआउट. लेआउट तो एफिशिएंट है, वो तो कॉम्प्लेक्स होता है, बट फॉर इंडस्ट्री इट इज एफिशिएंट because they don't have to purchase the high quality of 235 and 233. ये नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट? सो कभी कभी हो जाता है, बट माइंड वेल 238 इज अ फर्टाइल मटेरियल, इट इज नॉट फिशनेबल. और नेचुरली जो ओर्स में से मिलता है दैट इज यूरेनियम 238 इन मास लार्ज क्वांटिटी. बेसिकली पूरा ओर मिलता है यूरेनियम का जिसमें कुछ 95 से 98% तक 238 अवेलेबल होता है एंड 233 और 235 वो कुछ 0.9%, 1% ऐसी क्वांटिटी में होता है जो बेसिकली हमारे काम का है वो बहुत कम है और बिना काम का है वो बहुत ज्यादा है, तो उसे कन्वर्ट करना ही पड़ता है. सो यहाँ पर हम प्लूटोनियम बना सकते हैं इसका, या इनफैक्ट उसका 235 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी रिएक्शन पॉसिबल हो वो, एंड चेन रिएक्शन भी कंटिन्यू हो जाएगी and you will get some absorption as well because that is the loss. So this is how a breeder reactor works and breeding takes place. अब ऐसे जरूरी नहीं कि breeder reactor ही होगा साथ में, अकेला breeding process भी करते हैं, but it is not efficient to use such a big piece of land just for one process. So generally industries में दोनों साथ में breeder reactor ही use होते हैं. ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, होता है, अकेले process breeding कर सकते हैं, no issues. But for efficiency purpose and utilization of land, breeder reactors are employed. So आज के लिए इतना ज्ञान काफी होगा, या इस मोमेंट के लिए काफी होगा. Take a break, view the next lecture after 10 to 15 minutes. Go have that fresh air. And if you like our sessions, do like the video, share it with your friends, and do subscribe to our channel. And अगर आपको कोई भी e-learning book, PDF, PPTs या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेफरेंस बुक, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए हो, then do check out our blog www.originsconglomerate.blogspot.com and the link is in description. And of course ये जो पूरी प्लेलिस्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ because I think exams are just around the corner. Because you are watching this video online by your own free will, then exams must be around the corner. मैं जानता हूँ बच्चे ऐसे तो होते नहीं कि ऐसे उठे चलो हमें पढ़ना है. There must be a driving force to force you to study. So all the best for exams. And with that said, let's meet again in the next lecture for our next important topic, enrichment of fuels. Thank you. Bye bye.